आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षा बहन अनुराधा जी, प्रेरणा संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी, माननीय सह क्षेत्र संघचालक नरेंद्र तनेजा जी, सुरुचि प्रकाशन के प्रमुख राजीव तुने जी, कृति राजू जी, सभागार में उपस्थित सभी समाज के सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, भाई और बहनों, प्रेरणा शोध संस्थान शोध न्यास क्या क्या काम कर रही है, इसके बारे में यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर ही दिया है। वैसे सुरुचि प्रकाशन, इसके संदर्भ में भी परिचय हुआ है। प्रेरणा संस्था पिछले कुछ वर्षों में समाज के अंदर एक वैचारिक और बौद्धिक क्रांति लाने के, परिवर्तन लाने के एक सार्थक प्रयास में लगी हुई संस्था है। विशेषकर मीडिया क्षेत्र में प्रेरणा के एक सफल हस्तक्षेप है और जिस पुस्तक के आज लोकार्पण है वह प्रेरणा की ही योजना से पिछले 4 वर्षों में विमर्श के संदर्भ में 4 आयामों को उन्होंने निश्चित करते हुए उसके संदर्भ में एक जो कार्यक्रम यहाँ किए उसके संकलन किया है। संकलन में जो आए हैं वो सब संक्षेप में है। वक्ता ने और अधिक विषयों को रखा होगा, इन सभी को समझने में एक संक्षेप में उसके सार को यहाँ जोड़ने का प्रयत्न हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। अपने सांस्कृतिक विरासत और मीडिया इस संदर्भ में एक विमर्श हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के पृष्ठभूमि पर भारतोदय के संदर्भ में दूसरा विमर्श हुआ। भविष्य का भारत, इस आयाम को, इस विषय को लेकर तीसरा विमर्श संपन्न हुआ और स्व भारत का आत्मबोध, नेशनल सेल्फहुड, ऐसे 4 विमर्शों के संकलित ग्रंथ हमारे सामने है और लगभग 97 विषयों के बारे में इसमें छोटे छोटे 1 या 2 अधिक से अधिक 3 पृष्ठों में विषय है। कोई भी व्यक्ति इन विषयों के संदर्भ में क्या विमर्श की दिशा होनी चाहिए, राष्ट्र हित में, लोक हित में, मानव हित में, और सही क्या है, इसके लिए एक रेफरेंस के दृष्टि से यह उपयुक्त है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सारा विषय आ गया है, एक दिशा सूचक है, ये साइन बोर्ड है। तो इसके कारण इस दिशा में और गहराई से और व्यापकता से जाने के इच्छुक अध्येता के लिए एक रोशनी मिलती है, एक थोड़े से एक दिशा मिलती है। तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री जहाज में जाने वाले लोगों को मैरिनर्स कंपास की आवश्यकता होती है। वो मैरिनर्स कंपास क्या करता है हम सब जानते हैं। वो दिशा, उत्तर दिशा कौन से है वो दिखाती है।
तो इसलिए समुद्र के उस झंझावातों में, तरंगों के बीच जहाज किस दिशा में जाए, तो इसलिए कैप्टन के पास एक मैरिनर्स कंपास रहने से दिशा वो तय कर सकते। तो विमर्श भारत के पुस्तक भारत के राष्ट्रीय विमर्श के दृष्टि से वो मैरिनर्स कंपास के काम वो करते हैं, ऐसे मैं मानता हूं। दिशा ठीक रहनी चाहिए। लक्ष्य तो कई बार ओझल होने से दिशा कैसे वहां पहुंचना चाहिए, यह संभ्रम होने से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ये सारे दिग्भ्रमित होते हैं। लक्ष्य पर नहीं पहुंचने से क्या होता है ये सब हम जानते ही हैं। तो लक्ष्य भी पहले तय करना है। अनुराधा जी ने उद्योगपति से कि सज्जन जिंदाल जी के संदर्भ में बताया, लक्ष्य भी तय होने चाहिए, व्यक्ति के भी, राष्ट्र के भी। जहां तक भारत राष्ट्र के लक्ष्य के बारे में, भारत के जो जीवन व्रत है इसके बारे में, तो हमारे हजारों वर्षों से अपने पूर्वजों ने इसको निश्चित कर दिया है और इसका भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग समय के चरणों में, काल के प्रवाह में इस देश के मनीषियों ने, इस देश के विद्वानों ने, विभूतियों ने अपने वाणी से, लेखन से, मार्गदर्शन से, अपने स्वयं के कार्य के, जीवन के संदेश से न केवल उसको प्रस्तुत किया है, उसको सुदृढ़ करते गए, उसको मजबूत करते गए, क्योंकि वह विचार, वह लक्ष्य, वह ध्येय और भारत के वैश्विक भूमिका यह चिरस्थायी है, शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। काल के प्रवाह में, उस चिंतावकों में, उस आकृति में, काल के बहुत सारे जो मार्ग पड़ते हैं उसमें कई देश दिग्भ्रमित होकर अपने लक्ष्य को पहुंचने में या उसके प्रयत्न करने में वह विफल हो गए। भारत ऐसे नहीं हो सकता। इस विषय के बारे में यहाँ के हर युग के सही सोचने वाले सब विद्वान विभूतियों ने भारत की समाज को इस दृष्टि से योग्य मार्गदर्शन दिया है। क्या है भारत का लक्ष्य? तो अभी मीनाक्षी जोशी ने यहां जिस वेद के मंत्र से प्रारंभ किया वो भारत के लक्ष्य को एक दृष्टि से प्रकट कर। तो भारत के लक्ष्य लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः बताया। भारत दुनिया में कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह हमारे ऋषियों ने कहा। स्वयं के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए जीना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यह यहाँ के व्यक्ति के लिए बताया। तो हमारे लोगों ने उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहा। विश्व को एक कुटुंब को मानना चाहिए, इस दृष्टि से ऐसे जीना चाहिए, ऐसे एक संस्कृति के विकास करने का, ऐसे एक सभ्यता के विकास करने का यहाँ निरंतर प्रयास हुए, उसमें हम सफलता पाई। तो वह शाश्वत है। इसका एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कितने वर्षों से इन विषयों को बताया। एक साल पहले इस देश के अंदर G20 सम्मेलन हुआ। भारत के पास G20 सम्मेलन का आयोजन करने का जो जिम्मेवारी है, दायित्व आया,
तो भारत के सरकार ने तो उसके नीचे क्या विचार क्या है, थीम क्या है, उन्होंने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, तो वसुधैव कुटुंबकम इसका आज के युग में इस दृष्टि से प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न हुआ। विषय वही है, इसलिए मैंने भारत जब सोचता है, भारत वही सोचता है सारे विश्व की मानवता के, सारी सृष्टि के भला कैसे हो। छोटा बालक घर के अंदर कहीं एक जगह पर बैठा हुआ था ध्यान की मुद्रा में। मां कहती है, नारायण आओ भोजन के लिए। तो एक बार, दो बार, तीन बार मां कहने के बाद भी बालक उठकर आया नहीं। आपको लगा क्या हो रहा है, आकर देखते वो बैठा हुआ था, थोड़ा हिला कर पूछा, नारायण चलो क्या कर रहे हो। नारायण ने कहा मराठी में है, चिंता कर तो विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। वो नारायण और कोई नहीं था। आगे जाकर समर्थ गुरु रामदास, जो शिवाजी महाराज जी के एक गुरु के नाते मान्यता है, ऐसे समर्थ गुरु रामदास बालक रहते समय वो कहता है मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। इस देश के एक सामान्य बालक से ये कैसे संभव है, तो ऐसे होता है। तो भारत जी रहा है विश्व के लिए। महर्षि अरविंद ने वही कहा था, भारत उठेगा केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भारत उठेगा, भारत दूसरे देशों को कुचलने के लिए नहीं, किसी के ऊपर दादागिरी करने के लिए नहीं। महर्षि अरविंद के वाक्य है, भारत उठेगा विश्व के दीप स्तंभ बनने के लिए। तो ये भारत का लक्ष्य है, लेकिन इस भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को इस दृष्टि से मजबूत होने के, अपने पैरों पर खड़े होने के, अपने स्वाभिमान से दुनिया के सामने हम ऐसे एक देश है, दुनिया के लिए कुछ संदेश देने के लिए आए हैं, ऐसे कहने वाले समाज जब तक यहाँ तैयार नहीं होता, ये सारी कोई बातें हो जाएंगी। हम सारे विश्व एक कुटुंब है, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, ये कहने से बात नहीं बनती। लोग कहेंगे, हंसेंगे, ठीक है भैया, आप ही ठीक नहीं हो, क्या दुनिया को ठीक करोगे। तो इसलिए हमारे लिए एक विशेष दायित्व बनता है, यदि हमको लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु कहना है, यदि हमको उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम कहना है, यदि हमको सारे विश्व की शांति के लिए भारत को काम करने के बड़ा ऐसे कहने हैं, ऐसे समाज को यहाँ खड़ा करने का एक बहुत बड़ा दायित्व इस देश के लोगों का है। अन्यथा ये कहने से कोई सुनता नहीं। उसमें तो विमर्श इसमें क्या है, देखिए विमर्श के पिछले दिनों में विमर्श नैरेटिव ये चल रहा है। कई बार नैरेटिव को ठीक करना सही नैरेटिव, सत्य कहना है तो नैरेटिव ये थोड़ा सा कृत्रिम ही है। कोई चीज है, उसके लिए आपको वो बनाकर दिखाना पड़ता है। नैरेटिव इज इन ए वे पैकेजिंग, है ना। सत्य है तो अपने आप को प्रकाशित, तो नैरेटिव कहना पड़ता है। क्यों? सत्य अपने को स्वयं बोलना चाहिए ना, सत्य सिर पर बैठकर बोलना चाहिए। इसलिए एक दृष्टि से ये नैरेटिव जो है वह किसी को छोटा करने के लिए, किसी को काउंटर करने के लिए एक लड़ाई है, इसमें आपको जीतना है। केवल उस दृष्टि से नहीं है, यद्यपि वो एक सीमित उद्देश्य हो सकता है,
क्योंकि एक बौद्धिक संघर्ष, वैचारिक संघर्ष की बात आती है, इसलिए उस लड़ाई में अपने को जीतना है। इसलिए नैरेटिव के बैटल ऐसे कभी कभी प्रस्तुत होते हैं। सच कहना है तो नैरेटिव के बैटल से भी आगे जाकर सत्य की स्थापना होना चाहिए, सत्य की खोज होना चाहिए, सत्य के प्रचार होना चाहिए, सत्य के लिए जीना चाहिए, सत्य स्वयं जीना चाहिए, सत्य स्वयं प्रकाशित है। इस सत्य के लिए भारत में युगों युगों से यहाँ के सर्वसामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यवस्था, एक सामान्य गृहिणी से लेकर विभूतियों तक जीवन में सत्य से जीने के लिए, सत्य के आधार पर जीवन चलाने के लिए, सत्य के आलिंगन करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए भारत में लोगों ने अपनी जिंदगी चलाई। तो इसलिए उसको पकड़ना है। तो इसलिए राजा हरिश्चंद्र के एक प्रतीक बनते हैं। महात्मा गांधी जी सत्य के ही बात करने के लिए खड़े होते हैं। तो सत्य ही आवश्यक है। तो नैरेटिव यदि सत्य अपने आप है, उसके और करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज क्या है, एक प्रचार की मीडिया की दुनिया है। इसमें कई बार चीजों को थोड़ा सा उस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए पैकेजिंग करने की आवश्यकता हो गई, तभी लोग उसको स्वीकार करें। तो इसलिए अच्छी बातों को भी सुनने के लिए लोगों को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। बात कड़वे है तो भी थोड़ा सा उसको मीठा करके बोलना पड़ता है। माँ बेटे को दवा कड़वा है, इसलिए एक उंगली में कड़वे दवा दी, एक उंगली में उसने शहद दिया। तो पहले बेटे को कहते हैं आप सभी ने किया होगा, तो उसके दिल में थोड़ा सा वो शहद का ऐसे दिया, तो बच्चे को अच्छा लगता है, दूसरे में किस टाइप से कर दिया। तो पहले क्या है, वो पैकेजिंग है। दूसरा क्या है, वो जो आवश्यक है वो है। तो इसलिए इस प्रकार करने की आवश्यकता बनती है, क्योंकि वो सही पहुंचे इसलिए आवश्यक है, धोखाबाजी नहीं है। मां जब करती है वो धोखे देती नहीं। बच्चे के प्रति प्रेम जो है उसमें बच्चे के लिए वो होना चाहिए। थोड़ा कड़वा है लेकिन इसको स्वीकृत हो, इस दृष्टि से उसको मीठा बनाना पड़ता है। कई बार सत्य को मीठा बनाकर बताना पड़ता है। तो ये आवश्यक है। अब विमर्श को तो दुनिया बड़ी हो गई है, तो कौन से विषय के बारे में यहाँ जैसे मैंने बताया, इसमें 97 विषयों के संदर्भ में कुछ न कुछ कहा गया है। तो ये परिपूर्ण है क्या? नहीं है। और भी एक पुस्तक आ सकती है, और 100 विषय आ सकते हैं, या एक विषय 10 प्रकार से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए विमर्श की दृष्टि से तो मुझे लगता है भारत के बारे में विमर्श भारत के परिचय के संदर्भ में ही है। भारत एक राष्ट्र है, इसके बारे में ही संभ्रम पैदा कर दिया। विश्व के किसी देश में वहां के राष्ट्रीयता के बारे में सामान्यतः कोई विवाद नहीं होते, तो लेकिन भारत में यहाँ की राष्ट्रीयता के संदर्भ में ही कई प्रकार के विचार आ गए। 1947 के बाद जो भारत है वही भारत है। राजनीतिक उथल पुथल के कारण या षड्यंत्र के कारण जब देश टूटता है, विभाजित होता है, तो क्या जैसे छोटा हो गया वही हमारे आंखों के सामने के भारत है। तो भारत के परिचय क्या है? भारत के परिचय के संदर्भ में वर्तमान पीढ़ी में विमर्श क्या है? भारत एक जमीन का टुकड़ा है,
भारत संविधान प्रदत्त व्यवस्था के एक सरकार की दृष्टि से एक स्टेट है, नेशन स्टेट है। भारत एक युगों युगों से चलते हुए आई एक सांस्कृतिक प्रवाह है। भारत एक जीवन दर्शन है। भारत एक सांस्कृतिक आदर्श है। भारत एक आध्यात्मिक अनुभूति है। अभी अभी संपन्न महाकुंभ ने एक विमर्श के महासागर को खोल दिया है। कुंभ, कई बार लोग कहते हैं ये रिलीजियस नहीं है, उस अर्थ से धार्मिक नहीं है। धर्म का अर्थ भिन्न है, मैं उस पर बात करूंगा। ये रिलीजियस कांग्रीगेशन नहीं है। कुंभ में आने वाले व्यक्ति किसी देवी देवता के पूजा आरती वह नहीं किया। कुंभ में आने वाले व्यक्ति एक संगम में डुबकी आया, कौन सी देवता। और भारत में सैकड़ों हजारों पंथ संप्रदाय सब है, उसमें कोई रिचुअल बताया क्या? कोई रिचुअल नहीं बताया। आपको जो चाहिए ऐसे करो, आपको जो मंत्र बोलना है बोलो, आपको जैसे करना है करो। संगम में डुबकी, उस श्रद्धालुओं के जनस्तोम के बीच जाते हुए एक अनुभव लेना, वो एक आध्यात्मिक अनुभूति है। और भारत इसको युगों से करता आया है। अपने आप में एक विमर्श खड़ा हो गया, अपने आप में इस देश के एक परिचय देश के सामने, विश्व के सामने आ गया। आज भारत के संदर्भ में अपने को ये कई प्रकार के राष्ट्र है, ये क्या है, राज्य है, ऐसे का संभ्रम तो अपने टेक्स्ट बुक में भी है, हमारी सार्वजनिक चर्चा में है, सरकारी पॉलिसीज में, मीडिया में भी वो आ गए। कई वर्ष पहले आए, आज नहीं। तो इसलिए उससे साथ जूझना पड़ता है। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में, अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही को, और एक इंडिया विमर्श के कई ऐसे आयाम हैं। भारत क्या है? भारत में कभी एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ उद्योग के कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे है क्या? ऐसा नहीं है। एंगस मेडिसन ने 2000 वर्षों के विश्व के 20 देशों के आर्थिक विकास की एक जो यात्रा है उसका अध्ययन किया। विश्व के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, आर्थिक विषय के इतिहास। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए उसमें भारत का कैसे आर्थिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में कैसे था। ऐसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय 1600 इस देश के अंदर मुगल इस्लामिक राज चल रहा था। उस समय भी यद्यपि बहुत सारे नष्ट हो गए थे,
विलियम डैन ट्रिटल अपने लेख में लिखते हैं 1600 में जब व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार 23% था। विश्व के अंतर जो व्यापार है उसमें 23% भारत के हिस्सा था। तो कैसे था? क्या केवल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को निर्यात करते थे क्या? ऐसा नहीं है। भारत के सोने की चिड़िया कहा तो क्यों कहा? भारत में गोल्ड माइनिंग बहुत नहीं है। कर्नाटक में कोलार में कोलार गोल्डफील्ड जो है वो एक है, और एक कर्नाटक में दूसरी जगह हड्डी करके है, इतना थोड़ा सा। अन्यथा भारत में गोल्ड माइन्स नहीं है, यहाँ कोल माइन्स है, अन्य चीजें हैं। सोना यहाँ नहीं मिलता था, सोना दुनिया से लेकर आए, लूट कर नहीं आए, अपने देश की चीजों को व्यापार करके हम लाए। भारत का वैश्विक दृष्टि से हम सोचेंगे तो आर्थिक क्षेत्र के इंडस्ट्री में 5000 इस देश के अंदर 18वीं सदी में लोहे और इस्पात को बनाने वाले, पोलाद को बनाने वाले भट्टियां 5000। धर्मपाल जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इंडिया। भारत के इन विषयों के बारे में वर्तमान पीढ़ी को, इस देश के वर्तमान प्राध्यापक अध्यापकों को भी, इस देश के पॉलिसी मेकर्स को भी ये आत्मविश्वास मिलना चाहिए ना। हम हैं, कम नहीं थे, लेकिन अपने देश के ऊपर एक आक्रमण हुआ, संघर्ष हुआ, बहुत सारे हुई। तो विमर्श की और एक क्या है, हम स्वाभिमान को खोए, हम केवल अपनी चीजों को खोए, ऐसे नहीं है। मंदिर नष्ट हुआ, गुरुकुल नष्ट हुआ, पंचायत राज के ध्वंस हो गया, हमारी इंडस्ट्री का नाश किया, हमारे विद्या शिक्षण पद्धति का नाश हुआ, उतना ही नहीं, हमारे आत्मनिर्भर का नष्ट हो गया। सारे मुगल पीरियड में, इस्लामिक इन्वेजन की पीरियड में भारत के लोग, भारत के व्यक्ति, सामान्य हो, सुशिक्षित हो, समाज के मूर्धन्य व्यक्ति हो, समाज के सामान्य सदगृहस्थ हो, अपने देश के लोगों ने कभी जो आक्रांता है, हम उनसे व्यवहार में, संस्कृति में नीचे स्तर के हैं, ऐसे कभी नहीं लगता था। ठीक है, बर्बरता से उन्होंने हमारे ऊपर दमन किया होगा, हम थोड़ा सा उसमें नष्ट का अनुभव किया, ठीक है, उनका राज चल रहा है, लेकिन वो हमसे बेटर है, हमसे बेहतर लोग हैं सभ्यता से, संस्कृति से। ये कभी नहीं लगा इस देश के अंदर लोगों को। लेकिन जब अंग्रेज गोरे लोगों ने यहाँ राज किया, इस देश के सुशिक्षित, संपन्न, भद्र लोग, सर्वसामान्य लोगों तक हमसे ये बेहतर है क्या गया। संस्कृति में, सभ्यता में ये थोड़ा सा ऊपर के होंगे, हम तो थोड़ा निचले हैं। क्यों? आज भी ऐसे होता है, इसलिए आज भी अंग्रेजियत चलता है। अंग्रेजियत के कारण लोगों को लगता है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है वो थोड़ा सा निचले है, इसलिए इंग्लिश मीडियम के बोलबाला चलता है। कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क के जो औपनिवेशिकता हो गए, इससे मुक्ति चाहिए। इसलिए डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड ये हमारे विमर्श के एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। इसलिए स्वबोध क्या विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, भारत के इतिहास के विश्व के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। भारत अपने मस्तिष्क से भी स्वतंत्र हो गया है। बौद्धिक दासता, ये गुलामी, इससे मुक्त होना चाहिए।
सारे विमर्श की जो लड़ाई है वो इसके लिए, स्वबोध जो है वो उस दृष्टि से है। तो इसलिए नहीं तो क्या है, भारत के जो सभ्यता के विज्ञान विरोधी हैं। मैं बेंगलुरु में पढ़ता था एक विद्यार्थी के नाते। उस समय बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, बहुत प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान है, उसमें एक लेक्चर हुआ। डॉक्टर कोबूर करके एक साइंटिस्ट आए थे। उनके व्याख्यान का विषय था देयर इज नो साइंटिफिक हेरिटेज इन इंडिया। भारत में कोई विज्ञान की परंपरा नहीं है। इंडियन ऑफ साइंस देश के मूर्धन्य वैज्ञानिक संस्था और बोलने वाले देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक क्षेत्र के हस्ती, वो कह रहे हैं विज्ञान की परंपरा भारत में नहीं थी। क्या सच है? दशकों तक इसी को पढ़ाया गया, परोसा गया। विज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। कैसे भाई? गणित में, विज्ञान में, ज्योतिष में, कितने प्रकार से, वेद काल से। मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा। आर्यभट्ट ने क्या किया, कणाद ने क्या कहा, कणाद के विषय कैसे अणु के बारे में बताया, ब्रह्मगुप्त के क्या है, सारी दुनिया है। विज्ञान के अध्ययन इस देश के अंदर प्रयोग के आधार पर कैसे हुआ है, उसके इतिहास है। लेकिन हमने ऐसे क्यों कहा? भारत में विज्ञान की परंपरा नहीं है। ऐसे एक आत्माभिमान शून्यता है। हम तो कुछ करने वाले नहीं थे, हम तो जंगली थे, हमारे तो सभ्यता नहीं थी, बाहर के लोग आकर हुए हैं। इसलिए इस स्वाभिमान शून्यता को तोड़ना है। दूसरा एक पक्ष है समाज के संदर्भ में, अपने समाज के बारे में कई प्रकार के संभ्रम को यहां फैलाया। हमेशा यहाँ विश्व के अंदर कई राजाओं ने शोषण किया होगा। भारत के सब राजा शोषक थे। एक सरासर वामपंथी दृष्टि इतिहास के विश्लेषण में इस देश के अंदर दशकों तक इसी विषय को पढ़ाया। मैं ये नहीं कहता कि राजा शोषण नहीं किए होंगे, लेकिन भारत के इतिहास उसी से भरा पड़ा है। ऐसा हो गया। वीएस नायपाल भारत में आए थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में। भारत मूल के थे, ट्रिनिडाद में रहते थे, कैरेबियन देशों में। भारत में एक बार आए थे। उन्होंने कहा भारत को भारतीय लोगों ने जो देखा वो एक, भारत को विश्व के लोगों ने कैसे देखा। भारत पर आक्रमण होने से पूर्व इस देश के अंदर विश्व के कई देशों के लोग यात्री बनकर, अध्येता बनकर, विद्यार्थी बनकर यहां आकर गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, इसके एक अध्ययन होना चाहिए। यह वीएस नायपाल ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उसको पकड़कर देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी, जो पांचजन्य के संपादक थे, दिल्ली में विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक थे, उन्होंने इस विषय को कुछ लोगों को बताया। उसके आधार पर मीनाक्षी जैन और संजय जैन दोनों बहने इंडिया देशा ऐसे 4 खंडों में वॉल्यूम्स प्रकाशित हुए हैं। भारत में आक्रमण से पूर्व भारत कैसे था, इसके बारे में विश्व के लोगों ने क्या कहा है, 4 वॉल्यूम्स में। वो भारत कैसे था अध्ययन करके देखे कोई, सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, शोध के आधार पर इस विषय को रखने का प्रयास किया। सत्य रखना, जो मैंने प्रयास किया, ये नैरेटिव केवल नहीं, सत्य को खोजो, सत्य को रखो, सत्य को आज प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस दृष्टि से, अन्यथा विमर्श ऐसे यदि हम विचार करें तो मुझे लगता है विमर्श के जो
एक बहुत बड़ा दायित्व को प्रेरणा ऐसे लोगों ने उठाया है। एक देश के अंदर नई हवा चलेगी। मैं ये नहीं कहता अन्य देशों को छोटा करके दिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि केवल भावनावश होकर भारत के भलाई कमी है, कमी रहेगी तो उसको भी बताएं। अपने देश के अंदर यदि अस्पृश्यता जैसे कलंक आया है, ये हमारी कमी है, बताइए। सत्य हो और भारत के स्वाभिमान को जागृत करने वाले, भारत के वर्तमान विश्व में और भविष्य में जिस युवा पीढ़ी के बारे में अनुराग ने बताया, उनके सामने हमें एक सही आधार पर खड़े होकर सही दृष्टि लेकर उस प्रकाश के आगे कैसे बढ़ना, ये भी चाहिए। क्योंकि संभ्रम करने से बहुत सारे सब चीजें समस्या कैसे होते हैं, मस्तिष्क को नष्ट करने से राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इसलिए एक सुभाषित प्रसिद्ध है, शस्त्रे हतास्तु रिपवः न हता भवन्ति, प्रज्ञा हताश्च नितरा सुहतां भवति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञा कुलञ्च विभवञ्च यशश्च निहन्ति। शस्त्र से एक व्यक्ति को मार सकते, विष से एक व्यक्ति को, जहर से एक व्यक्ति को मार सकते हैं। यदि प्रज्ञा को हत कर दिया, प्रज्ञा की हत्या हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा। शस्त्र से एक व्यक्ति का नाश होता है, प्रज्ञा से कुल, वैभव, राष्ट्र, समाज सब नाश होता है। इसको करने का प्रयत्न विदेशी आक्रमण के और विदेशी राज के समय जो हुआ, उससे हमें बाहर आकर अपने को अपने प्रज्ञा के आधार पर, अपने सत्य के खोज के आधार पर भारत को प्रस्तुत करना है, क्रमांकित। दूसरा, केवल प्राचीन काल में, अतीत में हम बढ़े थे, ये कहकर हमें अपने दायित्व को समाप्त करना नहीं है। वर्तमान में हम कैसे हैं, क्या करने वाले हैं, जिसके बारे में अनुराधा जी ने युवा पीढ़ी के संदर्भ में, परिवार के बारे में, परिवार की जिम्मेवारी के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया है। इसलिए अपने वर्तमान में भी हम समाज की व्यवस्था में, अपने कुटुंब में बहुत सारे विषयों के बारे में एक सही दिशा लेकर आगे। तो इसलिए विश्वविद्यालय में अध्ययन के विषय आज धीरे धीरे बदल रहे हैं। केवल रोजगार देने वाले विषयों के ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज की उन्नति के लिए रोजगार के, आर्थिक विकास की आवश्यकता तो है, परंतु एक बौद्धिक विकास के, संस्कृति के विकास के, सभ्यता के विकास के विषयों के संदर्भ में भी विश्वविद्यालयों में पाठ प्रवचन होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय है इसलिए, वो केवल रोजगार करने वाले लोगों को उत्पन्न करने के लिए नहीं है। विश्वविद्यालय है एक समाज के, सभ्यता के निर्माण के लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे, बड़े विद्वान दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा, वी आर बिल्डिंग ए सिविलाइजेशन, नॉट ए फैक्ट्री और नॉट ए मार्केट, वी आर बिल्डिंग ए सिविलाइजेशन। इसलिए एक सभ्यता के विकास करने वाले लोगों को तैयार करने के विश्वविद्यालयों में केवल रोजगार परक शिक्षा को देकर समाप्त करना नहीं है अपने को। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के नौजवान लोग जीवन के विविध आयामों में अपने शिक्षा के कौशल के आधार पर श्रेष्ठ बातों को देने वाले बने, ऐसे क्षमतावान बने, ये विश्वविद्यालय का काम यद्यपि है, परंतु केवल उतना ही राष्ट्र के निर्माण, समाज के निर्माण,
संस्कृति के विकास, मनुष्यों का संबंध और मनुष्य समाज के परिवार जैसे इकाई, विलेज कम्युनिटी जैसे इकाई, इन इकाइयों के वर्तमान के रूप कैसे हो, भविष्य में हमारे देश के युवा अपने जीवन में एक दूसरे के संबंध कैसे, पति पत्नी के संबंध, माँ बाप के, प्रतिदिन कितने प्रकार के अनैतिक चीजों के हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, इतने समाचार भयावह है। क्या अपने समाज को ऐसे अनैतिक और संस्कृति विरोधी ऐसे वातावरण में पढ़ने वाले विद्यार्थी, नौजवान, नई पीढ़ी को ऐसे छोड़ने से देश कहाँ जाएगा? इसलिए ये जिम्मेवारी केवल कोई सरकार के पॉलिसी पर नहीं है, ये सरकार मीडिया के है, विश्वविद्यालय के, हर घर के, हर परिवार के, हर गांव के, हर मोहल्ले के, हर मंदिर के, हर धर्माचार्य के। इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए विमर्श को केवल बौद्धिक पुस्तकों में रखने के काम भारत ने नहीं किया है, जीवन के आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामायण पढ़ने के लिए नहीं, केवल रामायण जीवन में उतारने के लिए है। जब हम अपने समाज को ऐसे करेंगे तब हमारे विमर्श एक सक्रिय जीवन कारगर विमर्श वो करना है। इसलिए आधुनिकता आज विश्व के अंदर विज्ञान और तंत्रज्ञान से बहुत प्रकार के विषय सामने आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच गए, क्लोनिंग किया, ये सारे विषय रहेंगे ही। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो तो रहेगा ही। हम इससे ये नहीं चाहिए, ऐसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में आप लाइन नहीं खींच सकते, वो तो होगा ही। ये सब होने के बाद भी हम कैसे रहेंगे ये तो सोचना पड़ेगा ना, उसके लिए चाहिए। तो इसलिए एक तरफ भारत को उस दृष्टि से आधुनिक युग के भारत को बनाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के मूल जो तत्व है, भारत के जो मूल परिचय है, एक संस्कृति के केंद्र है, सभ्यता के पालना है, ज्ञान के एक मेरु पर्वत है, आचरण के एक महा आदर्श है, इसको बनाकर रखना है। इसलिए हम आधुनिकता से उसके विरोध नहीं करना है, मुंह मोड़ना नहीं है। हमें आधुनिकता को, तंत्रज्ञान को स्वागत करना चाहिए, कोई विरोध नहीं, लेकिन वो उसको अपने लिए, समाज के लिए, मनुष्य के विकास के लिए कैसे उपयोग करना, उस दृष्टि से जो ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, अध्ययन चाहिए, अवलोकन चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, उसको भी हमें उतने ही महत्व देकर करना चाहिए। तब हम आधुनिकता को और अपने संस्कृति के संदेश को एक योग्य संतुलन करके दुनिया के सामने एक श्रेष्ठ राष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। वो करना आवश्यक है, ऐसे मैं मानता हूँ। मीनाक्षी जी सत्य सनातन के इस विषय के लिए अपने एक अद्भुत योगदान अपने क्षेत्र में, मीडिया के उस क्षेत्र में करते हुए सत्य सनातन के अपने विषय को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसलिए विमर्श की दृष्टि से उन्होंने एक अपने योगदान दिया है। उनका यहाँ सम्मान करना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उस सत्य सनातन का सम्मान है, उस विमर्श का सम्मान है। इसलिए अभिनंदन, नमस्कार। दत्तात्रेय होसवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम कृतज्ञ हैं, कृतार्थ हैं, अभिभूत